चलिए ये चैप्टर भी देख लिया जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और खूब बढ़िया चैप्टर है आनुवंशिकता। तो पहले इसके नोट्स देखेंगे, फिर इसके पिछले सालों में जितने प्रश्न आए हैं सबको करेंगे। तो सजीवों के लक्षण जो एक पीढ़ी यानी जनरेशन से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने यानी अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहलाती है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रियन देश के ब्रूंस नामक शहर में पादरी थे। कोई साइंटिफिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इन्होंने फिर मटर के पौधे पर प्रयोग कर करके काफ़ी कुछ ज्ञात किया था। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं में की वंशागति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा उसका विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तथा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण यानी क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नाम सर्वप्रथम वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ अपरिवर्तित नहीं होती है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। आजकल जीनोम चित्रण काफ़ी चर्चाओं में है। पलवामान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैलिंगटॉक ने किया था। इस खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें मक्का के पौधों पर अपना अनुसंधान किया था। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उसमें मक्का के दाने पर कुछ धब्बे यानी स्पॉट्स पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं। इनके विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, अर्थात ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है। नाइट्रोजनी बेस यानी प्यूरीन एवं पिरीमिडीन, पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट। प्यूरीन बेस यानी एडिनिन तथा ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में समान होते हैं। पिरीमिडीन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक यानी एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न कोश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो देखिए ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दरअसल मूल रूप से ये एक पादरी थे। ये तो मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं तो ये हैं जी जे मेंडल। मेंडल ने अपने चिर परिचित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया वह था गार्डन पी यानी मटर। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अधोलिखित हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है तो ये संबंध है जीन्स का चित्रण से। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर 1888 थे। 1888 में थे वैज्ञानिक वाल्डेयर। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़े के रूप में स्पष्ट हो जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग हैं परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग होते हैं जैसे रियो वायरस में। अब बात करते हैं जीन है तो जीन है डीएनए का एक भाग। ठीक है, जीन क्या है तो डीएनए का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 10,000 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अणु होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है तो यह कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहते हैं। उत्विकास के लिए आनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तन का काफ़ी महत्व होता है। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो ये कहते हैं जीन। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। पलवन जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने। थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। तो पलवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैक्लिंटॉक थे जिन्होंने 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं इससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो देखिए टायरोसिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक तात्विक एमिनो अम्ल यानी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है।
टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लियक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षण की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो यह है डीऑक्सीराइबोसोम, डीऑक्सीराइबोज, ये डीएनए में मौजूद शर्करा है। ये जीव कोशिकाओं में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोसोम तथा नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोसोम तथा नाइट्रोजनीय समाक्षर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। डीएनए की खोज किसने की? तो देखिए, डीएनए की खोज की थी, क्या इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, डीएनए की खोज किसने की थी? चलिए थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने MHLF फ्लिंकॉस तथा देखिए डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है ना, यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है ना, वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्र ने की थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हल्का सा दोबारा एक दो बार पढ़ लीजिएगा। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, HM विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता बल्कि सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात द्विकुंडलिनी यानी डबल हेलिकल संरचना के रूप में होता है। एक डीएनए कुंडली में एक पूरा घुमाव 3.4 नैनोमीटर लंबा होता है। इस पूरे घुमाव में 10 क्षारक युग्म होते हैं तथा प्रत्येक क्षारक युग्म परस्पर 0.34 नैनोमीटर की दूरी पर होते हैं। द्विकुंडलित डीएनए अणु का व्यास 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है। राइबोसोम्स होते हैं, तो ये होते हैं आरएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोसोम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए की उत्प्रेरक गुण यानी कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो देखिए, जो एक्सरे के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं ना, उनको ये समस्या रहता है। हम लोग देख चुके हैं, दूसरा नंबर वाला ये आएगा। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए, हमारा ऑप्शन ही बोलता है केवल 2। ठीक है ना, यानी जो एक्सरे वाले हैं वही होगा। तो एक्सरे तकनीक यानी एक्सरे टेक्निक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड है जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। कुछ टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा हो दोबारा सुन लीजिए, तीसरी बार सुनिए, 2 से 3 बार सुनने में ही आपको जो है ना ये सारे मतलब याद रह जाएंगे चीज़ों को, है ना। जो आप समझ नहीं सकते ना उसको रट लीजिए। बीपीएससी या बिहार से संबंधित या कोई भी एग्ज़ाम को पास करने का यही तरीका है कि ज़्यादा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को कोशिश करिए कि अपने नज़रों के सामने से बार बार गुजारें ताकि वो चीज़ें आपको याद रह जाए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।